अगर आपके पास 10,000 अफराद की ताकत हो और सामने वही शहर हो जहां से आपको 8 साल पहले हिजरत करना पड़ी, तो आप क्या करेंगे? बदला लेंगे, जंग करेंगे या एक ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे जिसमें दुश्मन बगैर लड़े ही ये समझ जाए कि बैलेंस ऑफ पावर अभी चेंज हो चुका है? मैं बात कर रहा हूँ फ़तेह मक्का की असल कहानी की, और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये फ़तह किसी जंग से या मक्का के दरवाज़ों से शुरू नहीं हुई, बल्कि एक मुआहदा टूटने से शुरू हुई। कैसे? आइए समझते हैं। पिछली एपिसोड्स में हमने सुलह हुदैबिया को देखा। बज़ाहिर तो मुसलमान कुरैश की शराइत को कबूल करके वापस मदीना चले गए, लेकिन असल तब्दीली कुछ और ही थी। जंग रुक गई थी, और जब मुसलसल जंग रुक जाती है, तो ये एक बैटलफील्ड की ताकत को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी इकोनॉमी को भी बढ़ाती है, आपका अलायंस सिस्टम इम्प्रूव करती है और आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। और सबसे बढ़कर जो आपकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो बढ़ती है। और हुदैबिया के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ कबाइल को आज़ादी मिली कि वो मदीना से या कुरैश के साथ अपना इल्हाक कर सकते हैं, अपनी अलायंस बना सकते हैं, जिनमें बनु खज़ा थे, जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के इत्तेहादी बने, और बनु बकर थे जो कि कुरैश के साथ उन्होंने अरेंजमेंट की, और यही चलकर अरेंजमेंट फ़तह मक्का की बुनियाद बनी। बनु ख़ज़ा और बनु बकर के दरमियान काफ़ी अरसे से एक तनाज़ा चल रहा था, और कुछ अरसा अमन भी रहा, लेकिन फिर बनु बकर ने बनु ख़ज़ा के ऊपर हमला कर दिया। और सबसे अहम बात ये थी, जो कि तारीखी रवायात के मुताबिक हमें मिलती है, कि कुरैश के बाज़ अफ़राद ने बनु बकर की मदद भी की। अब ये सवाल सिर्फ दो कबाइल की जंग के बारे में नहीं था, बल्कि ये सुलह हुदैबिया की जो फ्रेमवर्क था, उसका एक्चुअल सवाल बन चुका था, क्योंकि एक फरीक के जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर हमला हुआ था, और वो दूसरे फरीक के इत्तेहादियों की तरफ से हुआ था। तो बनु ख़ज़ा के जो नुमाइंदे हैं वो मदीना पहुंचे, और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की। अब ये सवाल सिर्फ मोरालिटी का नहीं था, बल्कि ये अलायंस क्रेडिबिलिटी का सवाल बन चुका था, क्योंकि किसी भी बहरान सिचुएशन के अंदर कोई भी पावर अगर अपने इत्तेहादी को अकेला छोड़ती है, तो बाकी जो उसके अलायंस हैं, उसके इत्तेहादी हैं, वो उसके ऊपर क्यों एतमाद करेंगे? और यही वो मुकाम है जहां हुदैबिया के बाद सियासी निज़ाम टूटने लगा। कुरैश को जल्द अंदाजा हो गया कि सूरत हाल अब खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है, और अगर ये ट्रीटी की वायलेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो मदीना के पास एक वाज़िया सियासी जवाब मौजूद होगा उनके खिलाफ अटैक करने का। और इसीलिए अबू सुफियान मदीना गए, और उनका मकसद ये था कि इस मुआहदे को दोबारा से मजबूत करना। लेकिन इस वक्त तक वक्त बहुत बदल चुका था। यहाँ स्ट्रैटेजी का एक सबसे दिलचस्प असूल सामने आता है, कि जो मुआहदा कल आपकी ताकत थी, आज वही हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, और मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। अबू सुफियान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको किसी किस्म की मदीना की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिली, और वो जिस काम के लिए आए थे वो मक्का वापस चले गए। और इसी दौरान मदीना में एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ तैयारी शुरू की, और इस ऑपरेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो फौज की तादाद नहीं थी, बल्कि असल चीज़ ये थी सीक्रेसी, कि कुरैश को कम से कम वक्त मिले किसी भी किस्म के अटैक को काउंटर करने के लिए। क्योंकि अगर उनको पहले से मालूम हो जाता कि मदीना से एक बहुत बड़ी फौज मक्का की तरफ आ रही है, तो वो क्या कर सकते थे? वो अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करते, वो रास्ते बंद करते, वो दिफाई तैयारी करते, और शायद एक बहुत बड़ी जंग हो जाती। और इसीलिए इस ऑपरेशन में जो सरप्राइज है, वो खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन था। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने फतेह मक्का की सीक्रेसी को खतरे में डाल दिया। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता ने कुरैश को एक खत लिखा, जिसके अंदर उन्होंने मुमकिना तौर पर मुसलमानों की जो पेशकदमी है मक्का की तरफ, उसके बारे में इतला थी। और एक बात मैं क्लेरिफाई करना चाहूँ, कि ये कोई आइडियोलॉजिकली बिट्रेयल नहीं था, बल्कि इनकी फैमिली कुरैश के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और वो कुरैश के ऊपर एक ऐसा एहसान करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली मक्का में महफूज रहे। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ये एक इन्फॉर्मेशन लीक था, और एक इन्फॉर्मेशन लीक किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को नाकाम बना सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खत की इत्तला मौसूल हुई, हज़रत अली और दीगर सहाबा को भेजा गया, और उस खत को रिकवर कर लिया गया, और ऑपरेशन की जो सीक्रेसी है वो बरकरार रही। ये एक टाइमलेस लेसन है, कि हमेशा बड़ी फौज ही आपका कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होती। अगर दुश्मन को आपके प्लान का पहले से पता हो, तो आपकी स्ट्रेंथ भी आपके खिलाफ जा सकती है, और जंग में आपको शिकस्त हो सकती है। रमज़ान का महीना 8 हिजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीबन 10,000 के करीब सहाबा जो मक्का की तरफ रवाना हैं। अब हम अगर ज़रा कंट्रास्ट करें सुलह हुदैबिया के साथ, तो उस वक्त 1400 मुसलमान थे। 2 साल के अंदर इनका नंबर 10,000 के करीब आ गया। तो ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं थी, बल्कि ये 2 साल के अंदर वही पीस एग्रीमेंट जिसे बाज़ लोग एक कंसेशन समझ रहे थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कुरैश को। अब वही ट्रीटी मुसलमानों की ताकत बनकर मुसलमान पॉलिटिकली एक्सपैंड करने का उनको मौका मिल रहा था। यही वजह है कि सुलह हुदैबिया को सिर्फ एक ट्रीटी नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिक पॉज था, जिसकी वजह से अरब का जो फ्यूचर पावर बैलेंस है वो हमेशा के लिए बदल गया। अब एक बहुत ही अहम फर्क समझते हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मक्का तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उनका असल मकसद मक्का को हासिल करना था, मक्का को तबाह किए बगैर। मिलिट्री हिस्ट्री में ये डिफरेंस बहुत ही अहम है, जिसमें हम
कॉन्कर और डिस्ट्रक्शन है, ये दो अलग चीज़ें हैं कि आप एक शहर को तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मकसद इस शहर का पॉलिटिकल ऑर्डर में शामिल करना है, तो एक्सेसिव वायलेंस जो है वो आपकी फतह को कमज़ोर कर सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसा शहर था जो मजहबी, मुआशी और सियासी तौर पर पूरे अरब का सेंटर था। इसीलिए फतह मक्का का जो असल चैलेंज था वो ये था, हाउ टू विन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्राइस। मुसलमान मक्का के करीब मरुल ज़ोहरान के करीब पहुंचे, रात का वक्त था और फिर हज़ारों आगें रोशन की। मक्का से दूर सहरा में आग ही आग दिखाई दे रही थी। यहाँ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक इफेक्ट पैदा हुआ। कुरैश ने अभी लड़ाई देखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि इसका जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि सामने कोई छोटा लश्कर नहीं है। कभी कभी जंग में जो परसेप्शन है वो एक्चुअल कॉम्बैट से पहले ही डिसीजन मेकिंग बदल देती है, और आप दुश्मन को डिफीट पर मजबूर कर देते हैं और उसकी विलिंगनेस टू फाइट है उसको कम कर सकते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अबू सुफियान मक्का से बाहर आए ताकि मालूम कर सकें कि असल सूरत हाल क्या है, और फिर उन्होंने मुसलमानों की ताकत देखी। 10,000 के करीब मुसलमान, मुख्तलिफ कबाइल और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से फोर्स। वही मदीना जिसे चंद साल पहले कुरैश एक बहुत ही महदूद ताकत समझते थे, अब एक रीजनल पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा था। यहाँ कुरैश की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है वो मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब सवाल ये नहीं था कि हम लड़ सकते हैं कि नहीं, बल्कि असल सवाल ये बन गया था कि अगर हम लड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होगी। और यही फतह मक्का का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि जब आपके एडवर्सरी को एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी विक्ट्री से ज्यादा लगने लगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर हमेशा कम ही होती है। अब जरा पूरी कहानी को हम एक साथ देखें तो हुदैबिया ने वक्त दिया, वक्त ने मुसलमानों की ताकत बढ़ाई, ताकत ने अलायंस क्रेडिबिलिटी पैदा की, इससे मुआहदा टूटा तो पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन पैदा हुई, सीक्रेसी ने सरप्राइज महफूज रखा, इंफॉर्मेशन लीक को रोका गया, और 10,000 की फोर्स ने मक्का के सामने एक नई रियलिटी को जन्म दिया। और ये एक सिंगल बैटल प्लान नहीं था, बल्कि इसको हम गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में सीक्वेंशियल स्ट्रैटेजी कहते हैं, कि हर लम्हे के ऊपर आप नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मक्का सामने था, 10,000 मुसलमान शहर के बाहर मौजूद थे। कुरैश के पास तैयारी के लिए बहुत कम वक्त था और ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था कि 8 साल पहले जिन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, आज वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएंगे तो क्या होगा? आप इंतकाम लेंगे, सजा देंगे, या आम माफ़ी होगी? और सबसे अहम सवाल ये कि ये फ़तह मक्का ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बनेगी या एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, फ़तह मक्का पार्ट 2। आई एम डॉक्टर ज़ुहैब गिलानी एंड यू आर वाचिंग द गिलानी डॉक्ट्रिन, जिसमें हम सिर्फ तारीख को बयान नहीं करते बल्कि देखते हैं कि कोई भी इवेंट हुआ क्यों।